पिछले 2-3 सालों से इंडिया चाइना का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आज के हिंदू एडिटोरियल में जो चाइनीज़ एम्बेसडर के द्वारा लिखा गया है और उस एडिटोरियल में उन्होंने 5M कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। इस एडिटोरियल की आंकलन हम लोग आज के इस एनालिसिस में करेंगे, बट इसके अलावा आज ये सेशन थोड़ा लंबा होगा बिकॉज इंडिया चाइना को समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज ये दोनों कंट्री आज से कुछ सालों में दे विल बी द फ्यूचर डिसीजन मेकर्स। देयर राइज हैज कंप्लीटली चेंज्ड द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और खास बात यह है कि ये दोनों कंट्री नेबर्स हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल ट्राई टू गिव जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज जनरली इंडिया चाइना के रिलेशंस हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस छोड़कर ऊपर ऊपर से समझते हैं कि इंडिया चाइना के ऊपर अटैक कर दे, चाइना इंडिया के अंदर अटैक कर दे। इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी और किसी भी दो कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को नहीं समझा जा सकता है। और इसीलिए आज हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले समय में फ्यूचर इंडिया चाइना रिलेशंस का कैसा होता है, उन मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। तो इस तरीके से in this session we are going to holistically comprehensively understand the nuances of India China relations. But India China relations में जाने के पहले चाइना को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार चाइना में चल क्या रहा है। What has been the history of China and what is China as of now? If we don't understand the domestic perspective, the domestic politics of China, then we cannot understand the Chinese action, the Chinese foreign policy or the China's approach towards India. इसीलिए इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझने के पहले हमें चाइना को समझना बहुत जरूरी होगा। अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो चाइना इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट चाइना एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, जस्ट लाइक इंडिया। और जिस तरीके से इंडिया, आपने जानते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सच अ रिच प्रॉस्पेरस civilization it was, and so was the Chinese civilization. और ये दोनों सिविलाइजेशन जुड़े हुए थे। काफी चाइनीज इंडिया में विजिट करते थे और काफी इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन पीपल, ट्रैवलर्स चाइना में भी विजिट करते थे। चाइना एंशिएंट पीरियड में काफी प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन था और इसका रीजन है सिल्क रूट। सिल्क रूट, तो सिल्क रूट एक तरीके का रास्ता था जो उस समय के चाइनीज डायनेस्टी ने बनवाया था। एंशिएंट पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर एशिया को यूरोप से कनेक्ट किया गया था सो दैट एक वर्ल्ड मार्केट बनाया जा सके और उस रूट के अलोंग ट्रेड किया जा सके। आज इसी को हम लोग BRI के नाम से जानते हैं, जो आज चाइना ने लॉन्च किया है रिसेंटली। उस समय यही चीज सिल्क रूट था। इसका नाम सिल्क रूट क्यों था? बिकॉज सिल्क वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी which was traded along this route and hence the name was Silk Route.
अगर इसका हम मैप देखें सिल्क रूट का, सो ये देख सकते हैं आप एक तरीके का एंशियंट सिल्क रूट, जहां पे चाइना में उस समय देख सकते हैं टैंग एम्पायर, और ये पूरा एशिया को कनेक्ट किया गया था यूरोप के एरिया से। एंड दिस सिल्क रूट led to the prosperity of Chinese in the ancient period. लेकिन ग्रेजुअली सिल्क रूट का रेलेवेंस, सिल्क रूट की कनेक्टिविटी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर्स कमिंग इन दिस एरिया बाय द टाइम ऑफ मिडिएवल पीरियड, और धीरे धीरे सिल्क रूट में बॉटलनेक्स, कनेक्टिविटी टूटने लगी, बाकी एम्पायर्स ने सिल्क रूट को ब्लॉक किया, तो धीरे धीरे करके सिल्क रूट आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। बट सिल्क रूट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the prosperity of China in the ancient and also to some extent in the medieval period. But सिल्क रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना है चाइना को समझने के लिए, वो है चाइना का ओपियम वॉर। आपको पता होगा, जस्ट लाइक इंडिया, चाइना हैज ऑल्सो बीन अ कॉलोनी, चाइना को भी कॉलोनाइज किया गया था। और जिस तरीके से इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, चाइना को कॉलोनाइज भी ब्रिटिशर्स ने किया था। हालांकि चाइना का जो कॉलोनाइजेशन हिस्ट्री है वो काफी अलग है इंडिया से, बिकॉज इंडिया को केवल ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, लेकिन चाइना को केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि तमाम बाकी कंट्रीज ने भी कॉलोनाइज किया था, लाइक जापान, रशिया, यूएस, फ्रांस। इसलिए चाइना को हम इंटरनेशनल कॉलोनी कहते हैं। और ये जो चाइना का इंटरनेशनल कॉलोनी बनना, ये स्टार्ट होता है 1839 में ओपियम वॉर के दौरान। सो 1839 टू 42 में के बीच में ओपियम वॉर होता है। ओपियम को हिंदी में हम लोग अफीम कहते हैं। और ये वॉर जो है ये ब्रिटिशर्स के बीच और चाइना में उस समय ब्रिटिशर्स वर्सेस किंग डायनेस्टी, इनके बीच में होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध थी, और इस युद्ध में, इस वॉर में किंग डायनेस्टी हार जाती है। और क्योंकि किंग डायनेस्टी हार गई, तो ब्रिटिशर्स ने इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन किया, और उस ट्रीटी में चाइना के ऊपर कंपल्शन था कि वो ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स का चाइना में एंटर करना, चाइना में अपना रूल चलाना। और ये ओपियम वॉर के बाद ही ये सब चीजें स्टार्ट होती है। और इसी के बाद चाइना एवेंचुअली बिकेम एन इंटरनेशनल कॉलोनी। चाइना बिकेम एवेंचुअली एन इंटरनेशनल कॉलोनी। इसीलिए ओपियम वॉर चाइना के इतिहास में एक काफी काले पन्ने की तरह जाना जाता है। और अगर आप किसी चाइनीज से मिलेंगे, सो दे आर वेरी स्केप्टिकल, दे आर वेरी नेगेटिव अबाउट ओपियम वॉर। और क्यों हमें ओपियम वॉर जानना है, कैसे ये हमारे लिए रेलेवेंट है? बिकॉज आप जनरली सुनोगे कि चाइना के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हमें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का बदला लेना है वेस्ट से। चाइना के लोकल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको वो लोग यूज करते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। 100 साल का ह्यूमिलिएशन जो वेस्ट ने चाइना के साथ किया था,
उसका बदला अब चाइना को वेस्ट से लेना है। तो ये 100 साल है कौन सा? ये 100 साल यहीं से स्टार्ट होता है 1839 से लेके 1939 तक, क्योंकि 1939 में मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पावर्स चाइना छोड़ के चले गए थे। तो ये जो एक दशक 100 साल की जो जर्नी है, इसी को चाइना के लोकल पॉलिटिक्स में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। और इसी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को चाइना आज वेस्ट के अगेंस्ट यूज करता है। हालांकि इंडिया का तो डबल सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, बिकॉज हमें तो 200 साल की गुलामी झेलनी पड़ी है, बट इंडिया डज नॉट सफर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ माइंडसेट लाइक चाइनीज डूज। सो इसीलिए ओपियम वॉर को हमें जानना जरूरी है, बिकॉज यहीं से स्टार्ट होता है चाइना के एक एग्रेशन, चाइना का एक गुस्सा, चाइना का एक एंगर अगेंस्ट द वेस्ट। और ये ओपियम वॉर को अगर आप जानोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर है, बहुत ही पेचीदा वॉर है। तो समझते हैं कि ये वॉर में हुआ क्या था। आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। चाइना, जैसे मैंने पहले बात किया, सिल्क रूट के समय से चाइना हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉस्पेरस कंट्री, और चाइना अपने चीजों के लिए सेल्फ सफिशिएंट था। चाइना को बाहर से ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो बाकी कंट्रीज थे, खासकर ब्रिटिशर्स, उनको चाइना से बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लाइक टी, पोर्सिलेन, सिल्क। तो इसके लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी वेस्ट का पहले था। उनको बहुत सारी चीजें चाइना से चाहिए थी, बट चाइना को नहीं चाहिए था ऐसा चीज। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो बाहर के कंट्रीज हैं, वो जब चाइना से सामान खरीद रहे थे, तो उस समय तो करेंसी हुआ नहीं करता था। तो उस समय जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन था वो सिल्वर में होता था, कि आप मुझे इतना सामान दो, इसके बदला मैं आपको सिल्वर दूंगा। और इस तरीके से ग्लोबल ट्रेड उस समय चलता था। बिकॉज चाइना का ट्रेड सरप्लस था, मतलब चाइना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था बाकी कंट्रीज को, इसलिए बाकी कंट्रीज, खासकर ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सिल्वर चाइना को देना होता था, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो सिल्वर का खजाना है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जो एक इंटरनेशनल पावर हुआ करता था, जो इंडिया जैसे बड़े कॉलोनी को रूल कर रहा था, उसको चाइना डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। तो इसका उपाय ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने चाइना में ओपियम का सप्लाई बढ़ा दिया। ओपियम, अगर आप बात करोगे तो अफीम होता है, बट ये केवल ड्रग्स नहीं है, ये केवल ड्रग्स नहीं है, बल्कि ओपियम का यूज मेडिसिन इंडस्ट्री में भी होता है। रिड्यूस करना अपने पेन को, बहुत सारे मेंटल पेशेंट्स को भी ओपियम के थ्रू क्योर किया जाता है। तो ओपियम को ब्रिटिशर्स ने चाइना में डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ओपियम की वजह से चाइनीज एडिक्ट हो गए, उसका नेगेटिव यूज हो गया बहुत ज्यादा, और मोस्ट ऑफ द चाइनीज स्टार्टेड टू गेट एडिक्टेड टुवर्ड्स ओपियम। और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को तो फायदा हो ही रहा था, बिकॉज जो एडिक्ट थे उनको ओपियम का सप्लाई चाहिए था, और ब्रिटिशर्स यहां से ओपियम अफगानिस्तान और इंडिया के रूट से चाइना में भेज रहा था, और उससे वो सिल्वर कमा पा रहा था। जो सिल्वर उसको चाइना को देना पड़ रहा था बाकी चीजों के लिए, यहां से वो ओपियम बेचकर सिल्वर कमा ले रहा था। तो फिर धीरे धीरे ये चीज चलते रहा, और फाइनली एक समय आया जब किंग डायनेस्टी ने ये डिसाइड किया एनफ इज एनफ,
और उस समय एक चाइना के साउथ में एक पोर्ट हुआ करता था, कैंटन पोर्ट। उस कैंटन पोर्ट में एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था ओपियम का, और उस कंसाइनमेंट को उस समय के डायनेस्टी ने कहा कि इसको जला दो, सो दैट दिस शुड नॉट एंटर आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। और जैसे ये घटना घटती है तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप ट्रेड। तो ये एक बहाना था जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था, और जब ऐसा हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना आर्मी भेजा, और उसके बाद चाइना को उस समय की जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, उसको उसने हराया। और इसके बाद चाइना ने एक तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ। तो इसी के बाद स्टार्ट होता है चाइना का एक इंटरनेशनल कॉलोनी बनना। इसके बाद यूएस आए, जापान आया, रशिया आया, बहुत सारे कंट्रीज आए, और चाइना की डाउनफॉल स्टार्ट हुई। और इसी फेज को हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसी इंटरनेशनल कॉलोनी की वजह से जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो हम लोग यूज किए हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, इसी का बदला आज चाइना के लीडर शी जिनपिंग वेस्ट से लेना चाहते हैं। तो ये आपको यहां पे समझना जरूरी था। तीसरी चीज जो हमें चाइना के लोकल पॉलिटिक्स के बारे में समझना जरूरी है वो है चाइनीज सिविल वॉर। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि चाइना एक एंशिएंट पीरियड में काफी रिच सिविलाइजेशन थी सिल्क रूट के समय से। उसके बाद धीरे धीरे सिल्क रूट कम होते गया बिकॉज ऑफ इस्लामिक एम्पायर और बाकी एम्पायर्स आने लगे। इसके बाद एक बहुत ही इनफेमस ओपियम वॉर हुआ जिसकी बाद से चाइना एक इंटरनेशनल कॉलोनी बन गई, और इसी को वो लोग सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। जब फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और जापान लास्ट कॉलोनाइजर था चाइना का, और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, तो जापान को भी चाइना छोड़ के जाना पड़ा। जैसे जापान चाइना छोड़ के गया, जितने भी बाहर के पावर्स थे जो चाइना में आए थे, अब वो छोड़ के चले गए, तो चाइना में आपस में ही एक लड़ाई हो गया। जैसे इंडिया में जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए तो हमारे कंट्री में ऐसा कोई वॉर नहीं हुआ, बिकॉज केवल एक इंपॉर्टेंट पार्टी हुआ करती थी जो लगभग मोस्ट ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं था। जब सारे कॉलोनाइजर्स चाइना को छोड़ के गए तो चाइना में दो प्रमुख पार्टियां हुआ करती थी। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स एंड ऑल द अदर पावर्स वेंट अवे फ्रॉम चाइना, और चाइना का जो कॉलोनी था वो खत्म हो चुका था, अब चाइना में एक सिविल वॉर हो गया जिसको हम चाइनीज सिविल वॉर कहते हैं, विच वॉज फ्रॉम 1945 टू 49। सो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। सिल्क रूट, ओपियम वॉर, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, नाउ इंटरनेशनल कॉलोनी खत्म, अब चाइना आपस में अंदर ही लड़ चुका है। दो पार्टी हैं चाइना के, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो कौन से दो पार्टी हैं ये समझिएगा। एक तरफ एक पार्टी थी जिसको हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, और दूसरे तरफ जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसको हम नेशनलिस्ट्स कहते हैं, और इसी को हम लोग क्योमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं, केएमटी क्योमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी। ये दो प्रमुख पार्टियां उस समय थी। सीसीपी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके जो प्रमुख लीडर थे इनका नाम था माओ जेडोंग, और जो केएमटी पार्टी थी, जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, इनके लीडर का नाम था चियांग काई शेक।
दोनों इंपॉर्टेंट लीडर थे अपने अपने आइडियोलॉजीज की वजह से, और ये दो पार्टी और दो लीडर चाइना के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माओ जेडोंग को तो आपने शायद नाम भी सुना होगा। तो जैसे जापान जो लास्ट कॉलोनाइजर था, जब वो चाइना छोड़ के गया, तो अब सरकार बनाएगा कौन? इसकी लड़ाई छिड़ गई इन दोनों पार्टी के बीच में। ये दोनों पार्टी एक समय कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट एक साथ लड़ते थे, और आज जब दुश्मन गया तो ये लोग आपस में ही अपने आप के दुश्मन बन गए। ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये दोनों क्यों लड़ी आपस में? बिकॉज इन दोनों का जो विजन था कि व्हाट चाइना शुड बी, हाउ चाइना शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये डिफरेंट था। सीसीपी चाइना को एक अलग तरीके से बनाना चाहता था। केएमटी जो चियांग काई शेक जी की पार्टी थी, वो चाइना को एक अलग तरीके से बनाना चाहती थी। सीसीपी जो पार्टी थी, ये चाहती थी कि चाइना में कोई डेमोक्रेसी ना रहे, ठीक है, कोई कैपिटलिज्म ना रहे, रादर सोशलिज्म या कम्युनिज्म रहे। सोशलिज्म या कम्युनिज्म रहे, जिसको उस समय माओ जेडोंग कहते थे अपना आइडियोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं माओइज्म। सो माओ जेडोंग वाज नॉट अ person who was interested in Western values, Western ideas, liberal world order, which promotes democracy, which promotes free market economy. Rather, he was a person who had kind of a vision close to what at that point of time was propagated by Russia or the Soviets. On the other hand, you had a different party with altogether a different ideology, which was very close to the ideologies propagated by the liberal countries, the Western countries. He advocated democracy. He advocated free market economy and so on and so forth. तो इसी के बारे में, इसी डिफरेंट विचारधाराओं की वजह से इन दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। इस समय आपको पता है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड वॉर में एक तरफ यूएस था, वेस्टर्न कंट्रीज का चैंपियन, और एक तरफ सोवियत था, जिसका चैंपियन रशिया था। वो वेस्टर्न कंट्रीज कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी, इनको सपोर्ट करते थे, और दूसरे तरफ जो ईस्टर्न ब्लॉक था, सोवियट्स और रशिया के, ये प्रमोट करते थे सोशलिज्म और इन चीजों की वजह से। तो 1945 के बाद जब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर में एंटर कर चुका, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर में एंटर कर चुका, और कोल्ड वॉर का मतलब आप जानती ही होगी कि व्हाई इट इज नोन एज कोल्ड, व्हाई नॉट हॉट वॉर। इसको हॉट वॉर क्यों नहीं कहते? बिकॉज कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, मतलब यूएस रशिया आपस में कभी नहीं लड़ रहे थे, इसलिए इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। दोनों के बीच में दुश्मनी थी, कंफ्यूजन्स थे, टेंशंस थे, बट दोनों आपस में नहीं लड़े। और क्यों नहीं लड़े? बिकॉज दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था, एंड व्हेन यू हैव न्यूक्लियर वेपन इट इज फुलिश टू गो फॉर अ वॉर। तो इसी की वजह से ये दोनों कंट्री आपस में नहीं लड़े। लेकिन क्या कोई लड़ाई हुई? नहीं हुई, प्रॉक्सी वॉर के तौर पर। सो कोल्ड वॉर जो ये फेज था, इस समय यूएस रशिया आपस में डायरेक्टली नहीं लड़े, बट किसी तीसरे कंट्री में जाकर लड़ रहे थे। और उसका एग्जाम्पल अगेन यहां पे देखने को मिला कि ये जो सीसीपी है, माओ जेडोंग वाली पार्टी, इनको सपोर्ट किया सोवियट्स ने, रशिया ने, और दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट्स हैं केएमटी, इनको सपोर्ट किया गया बाय यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज। सो दिस बिकेम अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो ये वॉर जो था लगभग 4 से 5 या 6 साल चला, और इस वॉर में द विक्ट्री केम टू माओ जेडोंग। ये वॉर में जीत गए। क्यों जीत गए? बिकॉज माओ जेडोंग एक किसान परिवार से आते थे,
इनका फैमिली एग्रेरियन फैमिली था, और उस समय चाइना तो इंडस्ट्रियलाइज हुआ नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द चाइनीज फैमिलीज वर ऑल्सो एग्रेरियन, किसान कॉन्टेक्स्ट से वो बिलोंग करते थे। एंड माओ जेडोंग वाज हिमसेल्फ फ्रॉम दैट फैमिली, इसलिए माओ जेडोंग को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते थे उस समय। तो इसीलिए इस वॉर में सीसीपी जीत गई, और इन्होंने जो चाइना है, जो चाइना का एरिया है, उसको कब्जा किया। और जो ये वाले लोग हैं चियांग काई शेक और केएमटी, ये लोग को चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, वहां से भाग जाना पड़ा। और ये क्या किए, ये वाला जो ब्लॉक है, ये मेनलैंड चाइना से भाग गए, और बगल में एक आइलैंड हुआ करता था क्या, अभी भी है, बगल में एक आइलैंड था जहां पर ये भाग गए, और वहां पर जाके इन्होंने एस्टैब्लिश किया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये भाग गए मेनलैंड चाइना से, और बगल में जो आइलैंड था वहां पर जाकर वो अपना सरकार बनाए और कहें कि वी आर द रियल चाइना, और उसको उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो सीसीपी वाले थे वो तो वहीं के वहीं थे, बिकॉज वो तो वॉर जीत चुके थे, और इन्होंने कहा आई एम द रियल चाइना, और उन्होंने अपने चाइना को क्या नाम दिया, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये लोग भाग के बगल वाले आइलैंड में जाके कहे कि नो आई एम द रियल चाइना, और उसको इन्होंने क्या नाम दिया, आरओसी, आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप जानते हो ताइवान के नाम से। So this is ROC, Republic of China, and that one is the People's Republic of China, which we consider as the current mainland China. इसको अगर हम मैप पे देखें, so ये देख सकते हैं आप, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जहां पे आज सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हुकूमत करती है। और जो लोग भाग के गए थे इधर, एग्जाइल में रह रहे हैं अभी, ये है हमारा फ्री एरिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, जिसको आज हम लोग ताइवान के नाम से भी जानते हैं। सो ये आपको यहां पे समझना जरूरी है कि आरओसी क्या है और पीआरसी क्या है। चाइना कहता है कि ये लोग जो हैं ये तो हम ही हैं, ये तो चाइना ही का पार्ट है, तो ये अलग कैसे हो गया। इसलिए चाइना ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता है, रादर ताइवान को वो कहता है कि वो चाइना का ही पार्ट है। और इसी को वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है, कि चाइना एक है, दो नहीं है। ऐसा नहीं कि आप समझो एक आरओसी एक पीआरसी है, रादर एक ही चाइना है। वो कौन सा चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो आइलैंड है वो चाइना का ही पार्ट है। इसीलिए ताइवान जब भी इंडिपेंडेंस की बात करता है, आरओसी इंडिपेंडेंस की बात करता है, तो चाइना कहता है डोंट प्ले विथ फायर। इसलिए चाइना के लिए ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जस्ट लाइक फॉर अस कश्मीर हैज बीन अ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू। सिमिलरली आरओसी और ताइवान हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू फॉर चाइना। सो ये आपको इस समय जानना था, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करेंगे तो फिर ये टॉपिक जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिल्क रूट हमने समझा, ओपियम वॉर हमने समझा, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हमने समझा, चाइनीज सिविल वॉर हमने समझा। अब हम आएंगे चाइना के पोस्ट इंडिपेंडेंट इतिहास में, जब चाइना कॉलोनी खत्म हो चुका, सिविल वॉर खत्म हो चुका। अब इस पीआरसी में चल क्या रहा था आफ्टर 1949, व्हाट हैज हैपेंड टू पीआरसी। और ये इसीलिए हमें जरूरी है समझना, बिकॉज अगर हम लोकल डोमेस्टिक चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर हमें चाइना की फॉरेन पॉलिसी भी नहीं समझ में आएगी। तो अब हम चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, खासकर 3 लीडर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। एक माओ जेडोंग, दूसरे डेंग जियाओपिंग, थर्ड द करेंट चाइनीज लीडर शी जिनपिंग। इन 3 लीडर्स जो प्रमुख लीडर्स हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है, तभी वी कैन अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक थिंग विच इज गोइंग इनसाइड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो अब हम लोग 3 लीडर के बारे में बात करेंगे। जो पहले लीडर हैं
वो थे आपके माओ जेडोंग। जिस तरीके से इंडिया के लिए आप समझ लीजिए महात्मा गांधी हैं, वैसे ही चाइना के इतिहास में माओ जेडोंग है। लेकिन डिस्पाइट द टू फाउंडिंग फादर्स, वन फॉर इंडिया एंड वन फॉर चाइना, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस था। गांधी यूज्ड टू टॉक अबाउट नॉन वायलेंस, whereas Mao Zedong talked about power flows through the barrel of gun. Mao Zedong promoted violence as a means to achieve your goal, and on the other hand, Gandhi talked about non-violence. तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे गांधी और माओ के बीच में, बट नो डाउट बोथ हैड कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी एंड बोथ आर ह्यूज रिस्पेक्टेड लीडर्स इन देयर ओन कंट्री। सो एक तरफ आपके थे माओ जेडोंग, जो चाइना के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं, और इन्होंने ही चाइना को कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट फ्री किया था। तो अगर हम माओ जेडोंग को समझें, सो माओ जेडोंग वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर, और माओ जेडोंग की कुछ पॉलिसीज हैं जो हमें समझना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है माओ जेडोंग की। बेसिकली हमें 3 चीज जानना है माओ जेडोंग के बारे में। उसमें से पहला चीज जो हमें माओ जेडोंग के बारे में जानना है वो है 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी। 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है। 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी का मतलब क्या था कि जैसे ये हमारा पाम है और ये हमारा 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, ये उन्होंने एक पॉलिसी दिया था। इसमें से चाइना के लिए पाम कौन सा था? तिब्बत। और ये 5 फिंगर्स कौन से थे? लद्दाख, भूटान, नेपाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 5 फिंगर्स हैं तिब्बत के पाम से आ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से उनका ये कहना था माओ जेडोंग का कि ये सारा जो फिंगर्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज आवर फिंगर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट आवर पाम। आवर फिंगर्स आर कमिंग आउट ऑफ आवर पाम। सो ये जो 5 एरियाज हैं वो तिब्बत से ही आ रहे हैं, और तिब्बत क्योंकि उनका कहना था वो उनका है, तो ये 5 फिंगर्स भी हमारे हैं। मतलब लद्दाख गया, उनके हिसाब से लद्दाख उनका है, सिक्किम उनका है, अरुणाचल प्रदेश उनका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जो माओ जेडोंग ने लाई थी। इसी पॉलिसी को आजकल शी जिनपिंग भी पूरा करना चाहते हैं। ये सब रेटोरिक्स है, जुमलेबाजी है, हर देश में चलती है, वहां भी चल रही है। दूसरी चीज जो हमें जानना है, 1958 के समय माओ जेडोंग ने एक पॉलिसी लाया था जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में लाया गया था। 5 ईयर प्लान बेसिकली 5 साल का प्लान होता है। ये ऊपर बैठी हुई सरकार बनाती है कि आखिरकार आने वाले 5 साल में हमें क्या करना है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कहां पे हमें फोकस करना है। ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट पहली बार रशिया में आया था, और वहां से ये बाकी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज में गया, जैसे कि चाइना हो गया। इंडिया में भी हमें 5 ईयर प्लान करते थे, बट अब 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट इंडिया में बंद हो चुका है। चाइना में अभी भी चल रहा है, रशिया में अभी भी चल रहा है। तो ये 5 ईयर प्लान में चाइना में जो माओ जेडोंग थे उन्होंने लाया था। और ग्रेट लीप का मतलब कि एक लंबी छलांग मारना है। मतलब इस 5 साल में चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी स्ट्रांग बनाना है। चाइना जो एक प्राइमरीली कृषि प्रमुख देश था, उसको एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री बनाना है, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाना है।
और ये स्लोली नहीं करना है, रादर एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ 5 years वी हैव टू अचीव दैट। तो ये 5 साल में लाने को ही कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और इसमें माओ जेडोंग ने काफी सारे पॉलिसीज लाए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, फॉर एग्जांपल कलेक्टिवाइजेशन, बहुत सारे फार्मर्स जो छोटे छोटे प्लॉट में खेती करते थे उन सबको जोड़कर एक बड़ा प्लॉट रेडी किया सो दैट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीप कर पाए। इंडस्ट्रीज में वो कोऑपरेटिव सेक्टर को कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किए बिकॉज वो कम्युनिज्म सोशलिज्म में भरोसा करते थे। प्राइवेट मार्केट को उन्होंने बहुत बड़ा रोल नहीं दिया था, बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में हुआ क्या कि बहुत सारे बिग बैंग पॉलिसीज लाए गए, बहुत स्ट्रक्चरल चेंज लाए गए। लेकिन आपको पता है कि किसी भी बड़े देश में एक बड़ा डिसीजन लेने और वो भी इमीडिएटली, तुरंत में, वो बहुत मुश्किल है इंप्लीमेंट होना। अगर आप इंडिया के साथ देखें तो डीमोनेटाइजेशन, इट वॉज अ डिसीजन विच वॉज गुड ऑन मेरिट बट बैड इन इंप्लीमेंटेशन। बिकॉज कोई भी बड़े देश में एक इतना बड़ा रिफॉर्म लाना रातों रात ये नामुमकिन है। ये आइडियलिस्टली आप सोच सकते हो बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए बिकॉज चाइना में ऐसे बहुत सारे माओ जेडोंग ने बदलाव किए विच वॉज गुड ऑन प्रिंसिपल्स बट बैड ऑन मेरिट्स और इंप्लीमेंटेशन, इसकी वजह से चाइना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया। इंडस्ट्रीज ठप पड़ गए और एग्रीकल्चर में इतने रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से सूखा भी पड़ गया था और बहुत सारे लोग भूख से भी मर गए। लगभग लाखों करोड़ों में डेथ हुआ उस समय। और इसी की वजह से माओ जेडोंग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया कि आप कुछ करें, आपसे तो देश संभल ही नहीं रहा है। ये क्यों हमें जानना जरूरी है? बिकॉज जब एक टोटलिटेरियन या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की हम बात करें तो वहां पे अगर आपके लीडर पे कोई प्रेशर है तो आपको पावर में तो रहना है। तो पावर में कैसे रहोगे आप? पावर में रहोगे जब आप लोगों को भटका सको, प्रोपेगेंडा। डेमोक्रेटिक कंट्री में यह कंपल्शन है नहीं और यह पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज डेमोक्रेसी में हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो लोग आपको बदल भी सकते हैं। बट डिक्टेटरशिप कंट्री में आपको किसी भी तरीके से रहना है बिकॉज आपके पास कोई भी करेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आपको किसी भी स्तर पर जाके अपने पावर को बचा के रखना है और ये आप कर भी सकते हो बिकॉज कोई इलेक्शन तो है नहीं। तो जब माओ जेडोंग की ये सारी पॉलिसीज फेल हो गई और उन पे ये काफी भयानक सा प्रेशर पड़ रहा था वहां के लोगों और लीडर्स के द्वारा, तो माओ जेडोंग भी प्रोपेगेंडा के रास्ते पे निकल गए। उसमें प्रमुख एक चीज हुआ जिसको हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे डिटेल में। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, वो इसी से आ रहा था बिकॉज ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज सोसाइटी वॉज इन अ कंप्लीट मेस और इसका एक ही एस्केप रूट था टू प्ले द कार्ड ऑफ नेशनलिज्म। बिकॉज चाइना में रिलीजन का कार्ड तो आप खेल नहीं सकते हो बिकॉज चाइना और जनरली ऑल द कम्युनिस्ट कंट्री ये लोग अथीस्ट कंट्री होते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे 2 तरीके की विचारधारा होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। लेफ्ट विचारधारा जो कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है और राइट विचारधारा आपको नेशनलिज्म, एडम स्मिथ, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म उधर से जुड़ा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो लेफ्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट्स हैं, सोशलिस्ट्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, ये लोग रिलीजन के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स का कहना था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस और रिलीजन लीड्स टू फॉल्स कॉन्शियसनेस। सो ये लोग नास्तिक लोग होते हैं और जो राइट विंग लोग होते हैं ये लोग रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, भूमिका देते हैं अपने लाइफ में। तो चाइना में भी रिलीजन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। चाइना में केवल जो तिब्बत वाला इलाका है वहां पे कुछ लोग बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। प्राइमरली जो चाइना है वहां पे एक स्पेशल रिलीजन है जिसको हम कन्फ्यूशनिज्म कहते हैं और कन्फ्यूशनिज्म इंडिया के सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है जो कि एक मूल
अगर आप आधार देखो तो इनका ये कहना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, व्हाट नेशन, व्हाट जेंडर, व्हाट कास्ट, व्हाट क्लास, व्हाट एवर यू आर, इट डजंट मैटर, आप सबको कुछ ड्यूटीज करना है। वही कंफ्यूशनिज्म भी कहता है। तो कंफ्यूशनिज्म कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स एन आइडियोलॉजी which says that what every person should do. For example, one very important element of Confucianism is कि आप किसी के साथ ऐसा ना करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ ना करे। Do not do to others what you want that person should not do to you. So Confucianism यही सनातन धर्म और इन चीजों से लिंक्ड है। तो रिलीजन का कार्ड था नहीं तो नेशन का, और इसी के बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ। इसके साथ साथ चाइना का दूसरा रेटोरिक्स जुमलेबाजी चला अपने पावर में आने के लिए, माओ जेडोंग को पावर में रहने के लिए। उन्होंने कहा कि चाइना में जो आइडियोलॉजी है जिसको माओइज्म कहते हैं, विच इज अ माओइज्म क्या है, माओ जेडोंग की पॉलिसी, और ये मार्क्सिस्ट स्कूल के अंदर आती है। मार्क्सिज्म में बहुत सारे स्कूल है, मार्क्स को बहुत लोगों ने इंटरप्रेट किया है, कार्ल मार्क्स को माओ ने इंटरप्रेट किया, उसको माओइज्म कहते हैं। लेनिन इंटरप्रेट किया है मार्क्स को अपने हिसाब से, उसको लेनिनिज्म कहते हैं, और तमाम वगैरह वगैरह। सो चाइना में माओ जेडोंग ने रेटोरिक चलाया कि माओइज्म जो है वो सही इंटरप्रिटेशन है कार्ल मार्क्स का, और जो रशिया वाले लोग कह रहे हैं कि वो सही इंटरप्रिटेशन है, वो गलत है। ये सब बस रेटोरिक चल रहा था लोगों को भटकाने से। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जब खत्म हुआ था 5 साल के बाद, और चाइनीज व्यवस्था अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, तो फिर माओ जेडोंग ने अपने लेजिटिमेसी को वापस लाने के लिए तीसरा चीज किया। पहला तो 1962 इंडो चाइना वॉर, सेकेंड रशिया के साथ उन्होंने रेटोरिक्स बढ़ाया कि हम रियल मार्क्स हैं, आप तो झूठे मार्क्स हो, और थर्ड चीज उन्होंने स्टार्ट किया अराउंड 1966 ऑनवर्ड्स वाज कल्चरल रिवॉल्यूशन। कल्चरल रिवॉल्यूशन ये उन्होंने स्टार्ट किया, कल्चरल रिवॉल्यूशन। और कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था, यह भी एक वही प्रोपेगेंडा रेटोरिक्स था। इसमें माओ जेडोंग ने कहा कि आज चाइनीज कल्चर और चाइनीज सोसाइटी काफी नेगेटिव इंपैक्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शनरी एलिमेंट्स, नॉन सोशल एलिमेंट्स, गलत एलिमेंट्स चाइना के सोसाइटी में एंटर कर चुके हैं, जो चाइना वे ऑफ लाइफ, जो चाइना का जो आइडिया है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उन ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको चाइना के सोसाइटी से खत्म करना है। तो यह था कि कल्चरल मतलब वी हैव टू ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन टू एनहांस द कल्चर ऑफ चाइनीज सोसाइटी। और इसमें एक बहुत ही फेमस चीज माओ जेडोंग ने जो कल्चरल रिवॉल्यूशन में किया था, उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च किया, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम। उन्होंने लॉन्च किया लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम। 100 फ्लावर्स ब्लूम का मतलब 100 नए फ्लावर्स उगने चाहिए, अर्थात 100 नए आइडियाज चाइना के सोसाइटी में आने चाहिए। तो माओ जेडोंग ने सबको कहा कि जिसको जो आइडिया सही लगता है वो आके कहो। आज चाइना संकट में है, तो आप कैसे इसको सुधारना चाहते हो, कैसे ठीक करना चाहते हो, और डरो मत कि आप अगर कुछ अगेंस्ट बोलोगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपके साथ कुछ नेगेटिव रिटेलिएट किया जाएगा। बिकॉज चाइना सोसाइटी फ्लरिशेस, प्रोमोट्स। तो माओ जेडोंग ने कहा लेट न्यू 100 आइडियाज कम। तो लोगों को लगा कि सही है, तो बहुत लोगों ने कह दिया कि चाइना को फ्री मार्केट कर देना चाहिए, चाइना को प्राइवेटाइज करना चाहिए, चाइना में डेमोक्रेसी लाना चाहिए। माओ जेडोंग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये डेमोक्रेसी चाह रहा है, ये कैपिटलिज्म चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम वेस्ट के साथ रिलेशन ठीक करें, ये चाह रहा है वो। उसके बाद कहा कि अब ये जो पॉलिसी है लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, ये खत्म होता है, और उन सारे लोग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। सो इस तरीके से कल्चरल रिवॉल्यूशन में प्योरिफिकेशन, कल्चर को वापस से ठीक करना, तमाम वगैरह चीजों में माओ जेडोंग कुछ हद तक अपने लेजिटिमेसी को वापस कर लिए थे। बिकॉज प्रोपेगेंडा, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में अगर देखोगे तो स्कूल से लेके, रेडियो से लेके,
सोसाइटी, प्रेस, हर चीज आपकी पार्टी डिसाइड करती है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑफिशियली क्लोज सोसाइटी। इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज इनको ओपन सोसाइटी कहते हैं, और ओपन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट क्लोज सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है, और चाइना एक क्लोज सोसाइटी है, और क्लोज सोसाइटी में ये सब चीजें करना पड़ता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप रशिया यूक्रेन वॉर समझ सकते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप नॉर्थ कोरिया का रेटोरिक्स न्यूक्लियर का समझ सकते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप चाइना का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी समझ सकते हैं, बिकॉज दीज आर द कंपल्शंस व्हिच दे हैव टू डू इन ऑर्डर टू लिव, सर्वाइव। इसके बाद ये लगभग 10 साल चला, और लगभग 1976 के समय माओ जेडोंग चल बसे, ही पास्ड अवे। तो माओ जेडोंग के एरा तक चाइना बहुत ही खराब स्थिति में थी एक तरीके से। अगर एक डेटा की बात करें तो इस समय चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी कम थी। तो चाइना और इंडिया में कुछ ज्यादा डिफरेंस था नहीं। इंडिया में भी आपको पता है उस समय नेहरूवियन सोशलिज्म की वजह से हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रहा 2 से 3-4% के बीच में, और सेम चाइना में भी था। ये अब एक बहुत बड़ा टर्न लेगा। नाउ थिंग्स विल टेक अ बिग टर्न, जब चाइना के हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल, pragmatic, rational, intellectual leader came, who is also known as the father of modern day China। आज जो आप चाइना को देखते हो कहां पहुंचा है, अगर उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसी को जाता है तो ये जाता है चाइना के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर डेंग जियाओपिंग, जो कि 1979 में पावर में आए थे, और ये लगभग 10 साल तक चाइना के पैरामाउंट लीडर रहे। और इन्होंने ऐसे कई तमाम पॉलिसी लाई जो चाइना को कंप्लीटली बदल दी, और आज उसका यह परिणाम है कि आज चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। सो ही इज द पर्सन हु हैज टू बी गिवन द क्रेडिट ऑफ टेकिंग चाइना वेयर इट इज नाउ। तो इनकी क्या पॉलिसी थी डेंग जियाओपिंग को? क्योंकि हम बात करेंगे जब इंडिया चाइना के बारे में तो हम समझेंगे कि इंडिया चाइना का रिलेशन जब 1962 वॉर जो माओ जेडोंग ने जानबूझकर किया था इंडिया के अगेंस्ट अपना लेजिटिमेसी बचाने के लिए, उसके बाद रिलेशंस लगभग खत्म हो चुका था। ये रिलेशंस इंडिया चाइना का कब वापस से बढ़ेगा? जब ये पावर में आएंगे। यहीं पे राजीव गांधी चाइना विजिट करते हैं और वहां से इंडिया चाइना का एक अलग इतिहास स्टार्ट होता है जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो डेंग जियाओपिंग 1979 में पावर में आते हैं और ये 10 साल तक रहते हैं, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो हमें जानना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉलिसी इन्होंने लाया 2 टर्म लिमिट का, कि कोई भी चाइनीज प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। ये बहुत जरूरी है, यूएस में भी ऐसा है। ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज ट्रांजिशन चेंज होता रहे। अगर चेंज नहीं हो रहा है कोई चीज में तो फिर वो चीजें स्टैटिक हो जाती है। एक ही लीडर 15-20 साल तक है। हाउ कैन यू अलाउ फ्रेश आइडियाज टू कम, फ्रेश पीपल टू कम? इसलिए चेंजेस होने बहुत जरूरी हैं, और खासकर कोई बड़े से कंट्री में पॉलिटिकल ट्रांजिशन एक लीडर से दूसरा लीडर वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, और इसके लिए उसने 2 टर्म लिमिट लाया सो दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहे। सेकेंड, 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया इन्होंने टू स्टॉप द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। अब ये पॉलिसी सही है गलत है वो तो दूसरा विषय है, बट ये लोग कर सकते हैं वो, बिकॉज ये डिक्टेटर हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, टोटलिटेरियंस हैं। दे कैन डू दैट, अनलाइक इंडिया विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर यू कैन नॉट ब्रिंग सच काइंड ऑफ चेंज इन वन गो, यू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी डेंग जियाओपिंग ने लाई थी वो थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट।
डेंग जियाओपिंग ने एक फेमस स्लोगन दिया, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम। ये जो थर्ड वाला था, ये एक बहुत ही फेमस डेंग जियाओपिंग की पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम। इसका मतलब कि आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो आप अकेले होकर करें। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी बंद कमरे में जाकर तैयारी करें। आप किसी को क्यों बता रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं? जब आपका रिजल्ट आएगा तो एनीवेज द सोसाइटी विल नो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो तैयारी करना स्टार्ट ही किए, उसके बाद कल परसों जाके वो सबको बता दिए, प्रीलिम्स निकल गया तो प्रीलिम्स निकल गया ये बता दिए। नहीं करना चाहिए ऐसा। आप समय का इंतजार करो। समय, अगर आप उस काबिल हो तो समय आपको खुद सबको बता देगा। सो डेंग जियाओपिंग ने यही कहा कि इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू लाइमलाइट, क्यों हम लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्यों माओ जेडोंग की तरह हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रशिया यूएस ये सब कर रहे हैं, क्यों ना हम किसी से दुश्मनी ना करके अपने वीकनेसेस पे काम करें। सो हाइड योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ छुपा कर रखो, नहीं तो दुश्मन बन जाएंगे। एंड बाइंड योर टाइम, मतलब समय अपने साथ रखो। बिकॉज अगर आपका मान लो प्रीलिम्स निकल गया, आप जाके सबको हल्ला कर दिए, या आपका कुछ छोटा सा अकम्प्लिशमेंट हुआ, आप जाके सबको हल्ला कर दिया, आपके 10 नए दुश्मन आ जाएंगे और वो आपको गिराना चाहेंगे। और अभी आप इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो कि उन 10 दुश्मनों को झेल सको। इसीलिए डेंग जियाओपिंग ने कहा कि जो भी हमारा स्ट्रेंथ है इसको वी हैव टू हाइड and we have to wait for the right time to come when we show the world how much powerful we are. Instead of coming and getting engaged into the international politics, we should wait for that ideal time to come. और इसी को उसने कहा hide your strength and bind your time. और इसी के बाद से चाइना, बिकॉज अगर आप देखोगे अमेरिका जहां तक पहुंचा है वो ऐसा नहीं कि इट हैज हैपेंड ओनली इन वन डे। काफी दशकों, काफी ईयर तक, काफी डिकेड्स तक अमेरिका हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, जिसके अंदर अमेरिका ने कहा कि आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी अदर एक्सटर्नल वॉर, एनी अदर थर्ड कंट्री वॉर, रादर वी विल फोकस ऑन आवर ओन इंटरनल रिफॉर्म्स, एंड वंस वी गेन दैट एनफ स्ट्रेंथ देन वी विल शो द वर्ल्ड हु वी आर। एंड दैट्स व्हाट अमेरिका डिड व्हेन इट गॉट इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वहां पे उसने न्यूक्लियर वेपन यूज करके दुनिया को बताया कि मैं कौन हूं। उसी सेम तरीके का पॉलिसी कुछ हद तक शी जिनपिंग, डेंग जियाओपिंग ने भी चूज किया कि वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, वी विल फोकस ऑन आवर इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड वंस वी डू दैट देन ओनली वी विल टेल द वर्ल्ड हु वी आर। सो हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम। इसी के बाद से चाइना का रिलेशन वेस्ट के साथ बढ़िया हुआ, इंडिया के साथ भी इंप्रूव हुआ, बाकी तमाम कंट्रीज के साथ इनका इंप्रूव हुआ। इसके बाद एक पॉलिसी लाया उन्होंने जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी था, ओपन डोर पॉलिसी। बिकॉज इसके पहले चाइना, जो माओ जेडोंग के समय की जो चाइना थी, वो एक काफी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। मतलब चाइनीज इकोनॉमी वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद अदर इकोनॉमीज। वो अपना इकोनॉमी क्लोज करके रखी थी, बाहर से ना कोई फंड आ सकता है, बाहर से ना कोई टेक्नोलॉजी आ सकता है, बाहर से ना कोई कुछ इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बट अब उसकी लिमिटेशन समझ में आई और उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी लाया कि नाउ चाइनीज इकोनॉमीज डोर हैज बीन ओपन। आप फंड लेके आओ, आप इन्वेस्टमेंट लेके आओ, आप यहां पे फैक्ट्री बनाओ। सो चाइनीज लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन गॉट स्टार्टेड विद डेंग जियाओपिंग। तो यहां एक तरीके से चाइना जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। उसके पहले माओ जेडोंग जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। तो ये डेंग जियाओपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से चाइना में एक तेज रेट से ग्रो देखने को मिला। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि माओ जेडोंग के समय जो चाइना थी उसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज्यादा थी, बट डेंग जियाओपिंग की पॉलिसीज की वजह से चाइना में एक तेज रेट से ग्रो मिला और आज चाइना की पर कैपिटा इनकम
इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। और उन चीजों में सबसे बड़ा रोल जो है इन कुछ पॉलिसीज का, खासकर फॉरेन पॉलिसी ऑफ हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम, ओपन डोर पॉलिसी, 2 टर्म लिमिट, ये 3 बहुत प्रमुख पॉलिसीज थी जिसकी वजह से चाइना में ग्रोथ देखने को मिला। और आज चाइना कहां से कहां पहुंचा है। तो ये डेंग जियाओपिंग का विजडम जो आइडिया था, ये काफी समय तक जब ये चले भी गए, इसके बाद भी चाइना इन्हीं की पॉलिसी को एडॉप्ट करके आगे बढ़ा। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना और तेज रेट से आगे बढ़ा। लेकिन अब इन चीजों में चेंजेस कहां पे देखने को मिलेगी, किस समय चाइना डेंग जियाओपिंग से हटकर आगे बढ़ा, वो 2013 था जब शी जिनपिंग पावर में आए। जब शी जिनपिंग पावर में आए हैं तब वो डेंग जियाओपिंग का जो विजडम था, जो आइडिया था, उसको रिप्लेस करके अपने आइडियाज के थ्रू चाइना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई नाउ चाइना में कहा जाता है कि नाउ चाइना हैज मूव्ड अवे फ्रॉम डेंग जियाओपिंग्स विजडम एंड नाउ चाइना इज शी जिनपिंग्स चाइना। सो अब चाइना के लास्ट इंपॉर्टेंट लीडर को हमें समझना जरूरी है, बिकॉज इंडिया चाइना के रिलेशंस को हम नहीं समझ सकते हैं जब तक हम शी जिनपिंग के नहीं समझेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है उनके दौर में। सो नाउ वी कम टू आवर थर्ड लीडर, विच इज शी जिनपिंग, एंड ही केम टू पावर इन 2013। शी जिनपिंग एक काफी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इनके फादर शी जोंगजू थे, who is one of the founding member of Chinese Communist Party, and he was also the vice premier. इनकी वाइफ एक बहुत ही रिनाउंड चाइनीज सिंगर है। तो शी जिनपिंग जो है वो इनके जो फादर के साइड से हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली के हैं, और साथ साथ शी जिनपिंग को भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा नेशनलिस्टिक लीडर है। और ये जब से चाइना में आए हैं पावर में, तो ये चाइना को एक अलग दिशा, एक अलग पाथ में ले जाना चाहते हैं। उसके 3 प्रमुख चीजें हैं जो हमें समझना यहां पे जरूरी है। पहला, जो शी जिनपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से चाइना को एक ग्लोबल हेजेमन बनाना। हेजेमन का मतलब होता है जिसके पास इतनी शक्ति है कि अगर सारे मिल भी जाओ तो उसको तुम नहीं हरा सकते हो। दैट इज नोन एज हेजेमनी, एंड दिस इज व्हाट चाइना वांट्स टू अचीव। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट हर एक कंट्री का सपना होता है। कई सालों तक अमेरिका की हेजेमनी हुआ करती थी। आज तो हालांकि वी लिव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बट अगेन चाइना की एक एम्बिशन है कि किस तरीके से मैं उस पावर पे पहुंचूं जहां पे नो वन डेयर्स टू चैलेंज मी। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट या अटकलें हैं वो है अमेरिका। बिकॉज अभी तक जितने भी संस्थाएं, जितनी भी रूल्स, जितने भी चीज हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, G7, G20, ये सब वेस्ट ने बनाया है, खासकर अमेरिका ने बनाया है। बिकॉज अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको दुनिया के सामने बताना पड़ेगा कि आखिरकार आपके आइडियाज क्या हैं, आपने वर्ल्ड को क्या दिया कि वर्ल्ड शुड रिस्पेक्ट यू। तो यूएस कहेगा आई हैव गिवन यूनाइटेड नेशन, आई हैव गिवन IMF, आई हैव गिवन वर्ल्ड बैंक, आई हैव गिवन WTO, आई हैव गिवन ऑल अदर थिंग्स व्हिच यू सी। So that's why if you want to become a leader, you have to give the world, or you have to show the world what you have. इसीलिए चाइना जो है अब वो सारे इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज को बदलकर अपने संस्थाएं, अपने इनिशिएटिव्स को लाने के प्रयास कर रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं या स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि एक एंशिएंट में जो सिल्क रूट था, उसी सिल्क रूट को चाइना रिवाइव करना चाह रहा है और उसको आज वो BRI कहता है। ब्रिक्स और SCO जैसे संस्थाएं पे काफी फोकस कर रहा है कि किस तरीके से हम G7, G20 इन चीजों से आगे बढ़े, और अब हम ब्रिक्स और SCO की तरफ बात करें, और इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। साथ साथ 3 काफी नए इनिशिएटिव्स भी
चाइना ने लॉन्च किया है, जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हो गया, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी में किस तरीके से चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दुनिया की सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में हाउ चाइना कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव में किस तरीके से चाइना कैन प्ले अ रोल इन ब्रिजिंग द कल्चरल गैप बिटवीन द टू कंट्रीज, किस तरीके से बाकी सारे कल्चर्स को एक साथ लेके चाइना आगे बढ़ सकता है। इसका सिंपल मतलब है अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना। 2 तरीके के पावर होते हैं, एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर इज अ पावर ऑफ फोर्स लाइक मनी पावर, मिलिट्री पावर। आप किसी से जबरदस्ती अपना काम करवा सकते हो इफ यू हैव अ गन, भले वो उसका मन करे या ना करे, उसको हार्ड पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर डज नॉट वर्क लाइक दैट। सॉफ्ट पावर वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बल्कि आप किसी को इस तरीके से अपने कंट्रोल में ला सकते हो कि वो आपकी बात अपने आप मान ले, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर में आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते हो, आप उसको अपने लिए, अपने वैल्यूज के लिए लुभाते हो कि वो अपने आप आपकी बात मान लेता है। तो जैसे अमेरिका का पॉप कल्चर, अमेरिका का वैल्यूज होता है ना कि एवरीवन वांट्स टू गो टू यूएस, एवरीवन वांट्स टू वॉच यूएस मूवी। हम लोग बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वेस्टर्न क्यूजीन खाते हैं, जो बहुत हद तक वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स, वो सब वहां से आ रहा है। तो ये होता है सॉफ्ट पावर। तो केवल हार्ड पावर के दम पर आप ग्लोबल हेजेमन या ग्लोबल पावर नहीं बन सकते, यू ऑल्सो नीड टू हैव सॉफ्ट पावर। तो चाइना इकोनॉमिक सक्सेस तो प्राप्त कर ही चुका है, मिलिट्री भी कर रहा है, लेकिन हेजेमन बनने के लिए आपको सॉफ्ट पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अपने इंस्टीट्यूशंस, आप दुनिया को क्या बताओगे कि भैया आप लीडर बनना चाहते हो, सो व्हाट यू हैव गिवन टू द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई चाइना इज ट्राइंग टू पुट इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस, इट्स ओन इनिशिएटिव्स to replace the American-led world order, to replace it by a Sino-centric world order or a Chinese-centric world order. So this is what China is trying to do to make its power of a hegemon. Second important thing or second important policy or vision of Xi Jinping can be understood that he has a very aggressive foreign policy. उनका कहना है कि यार now why should we follow Deng Xiaoping's hide your strength and bind your time? अब क्यों हम अपना स्ट्रेंथ को बचा के रखें, अब छुपा के रखें और उस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि now this is not the time to wait, because now our time has come and now it is the time to show the world who we are and what can we do. So इसीलिए इस समय चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया है और चाइना का सिंपल कहना है कि now you cannot bully me. If you dare to challenge me, then you cannot imagine what can I do. इसको समझ सकते हैं जब चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां सालगिरह मनाया जा रहा था तियानमेन स्क्वायर पे, वहां पे शी जिनपिंग स्पीच में कहते हैं, वेस्ट को एक मैसेज देते हैं कि अगर आप हमें बुली करोगे तो वी विल क्रैक योर हेड एंड स्पिल योर ब्लड ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट बाय 1.4 बिलियन चाइनीज पीपल। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपको मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। सो नाउ चाइना इज ट्राइंग टू प्ले एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, खासकर वेस्ट के अगेंस्ट। और रीजन क्या है? सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि आप पहले भी बुली करते थे लेकिन अब हम नहीं झेलेंगे। नाउ दैट चाइना वाज डिफरेंट, नाउ दिस इज अ डिफरेंट चाइना, दैट नाउ दिस इज अ शी जिनपिंग्स चाइना विच इज सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रैक योर हेड। सेकेंड एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिल रहा है साउथ एशिया वाले रीजन में, नेबरिंग कंट्रीज में। इंडिया के साथ जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं, हर साल इंडिया चाइना का कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहा है। भूटान के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है,
उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ गई है। साउथ चाइना सी में आप देख रहे हो कि वहां भी चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है आसियान कंट्रीज के साथ, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया। साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एरिया है और चाइना का कहना है कि वो एरिया मेरा है, और बाकी जो लिटरल कंट्रीज हैं, समुद्री कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि वो एरिया मेरा है। तो वहां पे भी एक चाइना काफी एग्रेसिव चीजें कर रहा है, और ताइवान के साथ भी चाइना बहुत एग्रेसिव है। तो ये पहले से थी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन आज का नहीं है, पहले से था। इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट पहले से था, 1962 में ही हो चुका था। ताइवान के साथ प्रॉब्लम पहले से था, बट ये सारे प्रॉब्लम डेंग जियाओपिंग के पॉलिसी के अंदर खत्म हो चुके थे, बिकॉज इन पॉलिसी का कोई लेना देना था ही नहीं। रादर फोकस करना था हमें इंटरनल कैपेसिटी पे। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स? तो इसलिए ये सब चीजें आपका शांत पड़ा था। देयर वाज नो प्रॉब्लम विथ ऑल दिस। बट अब शी जिनपिंग के समय ये सारे गड़े हुए मुद्दे वापस से आ रहे हैं, और अब चाइना काफी एग्रेसिवली इन चीजों को डील कर रहा है। थर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है शी जिनपिंग का, बिकॉज चाइनीज की इकोनॉमी जो है, बिकॉज चाइना का इकोनॉमी आपको पता है डेंग जियाओपिंग के बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम आया तो चाइना और आगे रेट से बढ़ा। बट 2014-15 से चाइनीज इकोनॉमी का जो गोल्डन पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अब चाइनीज इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना में काफी प्रॉब्लम है। क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं? एक्सपोर्ट कम हो गया है, बिकॉज चाइना वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता था, बट आज क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है, तो आज वेस्टर्न कंट्रीज जो प्रोडक्शन चाइना में करते थे वो अब वापस से फैक्ट्री को वापस बुला रहे हैं कि अब चाइना के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो चाइना की जो इकोनॉमी, जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी रही है, चाइना की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाइना आज यहां तक पहुंचा ही है सामान बेच बेच के, बट आज जो चाइना का एक्सपोर्ट है उसमें काफी गिरावट देखने को मिला है। तो इसकी वजह से चाइना में प्रॉब्लम आ रहा है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी एंड फंड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो वो वेस्ट से लेता था और उसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ा, आज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लमेटिक टेंशंस विद द वेस्ट, नाउ the technology transfer or the investment coming from the West has declined to a large extent. तो उससे चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है। रियल एस्टेट क्राइसिस, ये भी एक काफी गंभीर समस्या है। रियल एस्टेट सेक्टर चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप चाइनीज लोग को देखोगे तो वो बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन दो जगह वो जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं वो है एक सोना और एक है जमीन। तो इन रियल एस्टेट सेक्टर उनका काफी स्ट्रांग रहा है हमेशा से। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि इतने सारे घर बन गए हैं कि लगा कि लोग घर खरीदेंगे, बट लोगों का इनकम उतना नहीं बढ़ा तो लोग घर खरीदे ही नहीं। तो घर तो बन गए हैं बट कोई खरीदने वाला है नहीं। तो जितने भी तमाम बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज थी वो अब डूब गई है। उसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो रिसेंटली देखने को मिला वो था एवरग्रैंड कंपनी चाइना की, वो डूब गई। तो एवरग्रैंड क्राइसिस उसी को हम कहते हैं। कर्ज चाइना का बहुत बढ़ गया है, खासकर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनमें कर्ज बहुत बढ़ा है। सोशल स्टेबिलिटी खतरे में है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। आज चाइना में लोग का पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो गया है, और जो यंग पॉपुलेशन है, जो चाइना का एक एसेट था, आज वो घट रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स चाइना में चल रहे थे 2014-15 से। ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब कोविड आया तो एक बहुत बड़ा झटका लगा और ये सारे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आज चाइना को कहा जाता है कि चाइना एक बबल था, एक गुब्बारा था जो बहुत बढ़ गया था, बट वो कभी भी फूट सकता है। A bubble which can burst at any point of time. This is what is the state of China because it is suffering from its great economic problem. And this is why चाइना में
शी जिनपिंग इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। और कोविड के बाद अभी जो रिसेंट चाइना में आप देखोगे थर्ड प्लेनम हुआ था, उसमें भी पूरा फोकस था किस तरीके से चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शी जिनपिंग करना चाह रहे हैं वो इंडिया से सीख रहे हैं। इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में हम ज्यादा एक्सपोर्ट तो करते हैं नहीं, हम लोग तो बाहर से चीज ज्यादा मंगाते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा करते नहीं है। बट इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ा खास बात क्या है जो इंडियन इकोनॉमी को चलाता है कि वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। हम लोग कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे इंडियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। वी बाई न्यू कार, वी गो फॉर रेस्टोरेंट, वी बाई पेन, वी ट्रैवल। हम लोग का जो कंजम्पशन, जो नॉर्मल हाउस होल्ड है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। और अगर मान लो मुझे 10, इफ आई नीड 10 पेन, आई विल कंज्यूम 10 पेन, सो आई नीड अ फैक्ट्री so that factory can produce 10 pen for me. So अगर डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं तो सप्लाई होगा, तो सप्लाई के लिए नई फैक्ट्रीज आएंगे। सो इंडियन इकोनॉमी इज गवर्न और इंडियन इकोनॉमी इज controlled to a large extent not by export but by the demand of the Indians, the normal household. But that is not the case with China. China's economy to a large extent is propelled by export. But Chinese people are not that demanding. इसीलिए चाइना अब क्या करना चाह रहा है कि वो एक्सपोर्ट पे अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है और लोगों के डिमांड को बढ़ाना चाह रहा है, सो दैट जो हमारा लोकल डिमांड है वो इतना स्ट्रांग हो सके कि एक्सपोर्ट का जो होना है होने दो, बट हम लोग खुद से ही इतना डिमांड कर लें कि हमारे नए फैक्ट्रीज आ सके। सो चाइना इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इंडिया दैट हाउ टू प्रोपेल the demand coming from the households. So China ये सब चीजें करना चाह रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ डुअल सर्कुलेशन। तो ये सब न्यूज़पेपर में यू विल फाइंड चाइनीज पॉलिसी ऑफ डुअल सर्कुलेशन। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाह रहा है। सो ये सारे चीजें शी जिनपिंग में, और यही इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है और इसी की वजह से चाइना आजकल बहुत प्रोपोगेंडा कर रहा है। बिकॉज अगर आपको लेजिटिमेसी चाहिए, आपको पावर में रहना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा था, कोविड आया, चाइना की इकोनॉमी ऑल डूबी, तो गलवान हो गया, ताइवान के साथ प्रॉब्लम बढ़ गया, यूएस के साथ प्रॉब्लम बढ़ गया। सो ऑल दीज थिंग्स विच वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया एंड चाइना, वो बहुत हद तक गवर्न हो रहा है चाइना के डोमेस्टिक प्रॉब्लम से, जो दिन पर दिन बढ़ रहा है। कोविड के बाद अगर आप चाइना की इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट देखो तो 5% पे आ चुका है, जो कि एक समय में 10%, 12% पे ग्रो करता था। अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे है, 20% का अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन चाइना में। सो दिस इज व्हाट चाइनाज फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम एग्रेसिव, full of propaganda, full of rhetorics, full of undiplomatic language, wolf warrior diplomacy. So that's why if we have to understand India and China, we have to understand what is going in China. So ये third important leader थे जिनको हमें समझना जरूरी था। तो इंडिया चाइना का ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज है, इसमें हम लोग काफी सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में। इसमें अभी तक हमने एक एस्पेक्ट को समझा है, विच इज अबाउट द डोमेस्टिक थिंग विच इज गोइंग इन चाइना। इसमें एक और चीज बचा है जो हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, वो है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बाद वी विल एंटर इनटू इंडिया चाइना रिलेशंस। BRI को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज BRI इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ चाइना, बिकॉज BRI को चाइना ने लॉन्च किया है, शी जिनपिंग ने लॉन्च किया है 2014 में, टू गिव अ मॉडल टू द वर्ल्ड दैट हाउ वी कैन ग्रो इक्वली। और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से अपने पावर को बढ़ाया जा सके। चाइना को समझने में एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बहुत जरूरी है समझना, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट।
ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये शी जिनपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से BRI जो है वो चाइना के संविधान में भी मेंशन है, विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ BRI। इसी को पहले वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते थे, अब इसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह दिए हैं। ये पुराने सिल्क रोड से इंस्पायर्ड है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से एशिया को यूरोप के साथ इंटीग्रेट करना विद द हेल्प ऑफ रोड, रेल, ports, so that we can make this entire market as one single market। तो BRI प्रोजेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो BRI के कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में भी लिखा गया है, टू ब्रेक द बॉटलनेक इन कनेक्टिविटी ऑफ एशिया। एशिया के कनेक्टिविटी में जितने भी अटकलें हैं उनको खत्म करना है। कनेक्टिविटी का मतलब जो मोबिलिटी में, जो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना है बाय क्रिएटिंग गुड रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, शिपिंग लाइंस, जिसकी वजह से हम एशिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और यूरोप के मार्केट से इंटीग्रेट कर सके। सेम चीज सिल्क रूट में भी किया गया था, वही सेम चीज अब शी जिनपिंग BRI के थ्रू करना चाह रहे हैं। सो ये देख सकते हैं आप, BRI का ये एक मैप है। इसमें हालांकि पहले कोलकाता भी मेंशन किया गया था, बट इंडिया BRI को ज्वाइन नहीं किया है, सो कोलकाता इसमें आएगा नहीं। BRI का जो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले कहा कि एशिया को यूरोप के साथ इंटीग्रेट करना, और वही ये कर रहा है, सो दैट एक सिंगल मार्केट बनाया जा सके। इसके दो कंपोनेंट हैं BRI के, एक है लैंड रूट और दूसरा है आपका सी रूट। लैंड रूट को हम कहते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और जो मैरीटाइम रूट है इसको हम कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। सो ये दो पिलर्स हैं BRI के समय, BRI में जो लॉन्च किए गए हैं। BRI प्रोजेक्ट को अभी लगभग 139 to 140 कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ $1 ट्रिलियन भी कमिट किया गया है। इसमें चाइना जो है वो तमाम डिफरेंट कंट्रीज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सी कंट्रीज के पास पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बनाया जा रहा है। अब BRI को हमें समझना क्यों जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना है कि आखिरकार BRI चाइना ने लॉन्च किया क्यों। उसके रीजंस हमें जानने चाहिए कि व्हाई चाइना हैज लॉन्च्ड BRI। दूसरा चीज हमें जानना है कि BRI के वजह से दुनिया के सामने आज क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं। तीसरी चीज हमें जानना चाहिए कि व्हाई इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड BRI, एंड चौथा चीज हमें जानना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है BRI को काउंटर करने के लिए। तो इसको इसी क्रम में हम लोग समझेंगे, बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस हैज बीन लॉन्च्ड। इसको लॉन्च क्यों किया गया है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड that why BRI has been launched by China. The first reason is soft power, that China कहना चाहता है कि मैं BRI प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर रहा हूं, रोड बना रहा हूं, रेलवे बना रहा हूं, जिससे बाकी कंट्रीज का भी डेवलपमेंट हो। इसी को शी जिनपिंग कहते हैं कि BRI is an attempt to create a community of shared destiny। कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी बनाने की प्रयास है। सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जाएगा,
ये ऑफिशियल रीजन है चाइना का कि हम ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, रैदर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड, अ कम्युनिटी जिसमें सबकी प्रॉस्पेरिटी हो सके। तो कम्युनिटी ऑफ शेयर डेस्टिनी बनाने की प्रयास है। दूसरी बात करें क्यों लॉन्च किया गया है, बिकॉज चाइना में अगर जो इंडस्ट्रीज की बात करें हम, जो इंडस्ट्रीज दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट किए, आज इतनी इंडस्ट्रीज हो चुकी है और उनकी इतनी कैपेसिटी है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 पेन, बट खरीदने वाला है केवल 50, तो वो 50 पेन का करेंगे क्या? सो नए नए मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे कि उस 50 पेन को हम कहां बेच सकते हैं। So that's why China is trying to explore new markets, new countries, new spaces where it can sell the goods which are being produced by industries which has a large capacity more than what it should have. कि उतनी कैपेसिटी की जरूरत थी ही नहीं, बट चाइना ने इतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया उन इंडस्ट्रीज की कि अब उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने खरीद लिया 5 मशीन, मेरे 3 मशीन पड़े हुए हैं, मैं पेन बना ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या फायदा? इसलिए चाइना इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। चाइना इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। तीसरा रीजन है चाइना वॉन्ट्स टू अवॉइड मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब कि कोई भी कंट्री, जैसे होता ना कि आप गरीब थे अब आप अमीर हो गए, मिडिल क्लास में आ गए, वो रिलेटिवली आसान है। लेकिन मिडिल क्लास से आपको इंडिया का रिचेस्ट मैन बनना वो इतना आसान नहीं है। तो यही कंट्री के साथ भी होता है। कंट्री जब बहुत ही बैकवर्ड होती है वो डेवलपिंग कंट्री में आती है, अपर डेवलपिंग कंट्री में जाती है, बट डेवलप्ड कंट्री बनना, फॉर एग्जाम्पल चाइना को आज हम बहुत ज्यादा कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये है वो है, बट अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यूएस की पर कैपिटा इनकम अभी भी चाइना से लगभग 3 गुना ज्यादा है, 3-3.5 गुना ज्यादा है। तो वो ब्रिज करना बहुत मुश्किल है, और वही चाइना कहना चाहता है कि चाइना को और तेज रेट से इकोनॉमी ग्रो करना ही करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, मिडिल इनकम, मिडिल क्लास के ट्रैप से बचने का, अगर चाइना चाहता है कि यूएस के लेवल पे वो पहुंच सके। देन अदर इंटेंशंस आर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। अपने करेंसी को वो ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है, ठीक है। देन रिजॉल्व द मलक्का डिलेमा। रिजॉल्व द मलक्का डिलेमा। मलक्का क्या है? एक स्ट्रेट है, पतला सा थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर है जहां से चाइना के बहुत सारे शिपिंग लेन्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन शो यू इन द मैप, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास से बहुत ज्यादा, तो जैसे ये जो वेस्ट एशिया है, अगर चाइना को तेल खरीदना है तो ये तेल यहां से चलता है, ऐसे जाता है, फिर ये इस मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना के पास जाता है। बट ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज ये इंडिया के अंडमान एंड निकोबार के बगल में है, और इंडिया बिकॉज अंडमान एंड निकोबार के बगल में है तो इंडिया कभी भी वॉर के समय उसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए चाइना जो है वो मलक्का डिलेमा को खत्म करना चाहता है, ये जो दुविधा है उसकी वो खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो नए रूट्स बना रहा है। उसमें एक प्रमुख रूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक, जिसमें चाइना अब पाकिस्तान से डायरेक्टली यहां पहुंच सकता है। चाइना म्यांमार के थ्रू डायरेक्टली यहां पहुंचना चाह रहा है, चाइना बांग्लादेश के थ्रू यहां डायरेक्टली पहुंचना चाह रहा है। तो डायरेक्टली पहुंचने के लिए उसको पोर्ट बनाना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में यहां पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, और यहां पे एक रोड रेलवे लाइन बनाया है जिसको हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक भी कहते हैं। तो ये सब चाइना तमाम चीजें कर रहा है रिजॉल्व मलक्का डिलेमा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो चाइना कर रहा है कम्युनिटी ऑफ शेयर डेस्टिनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, अमेरिका का सॉफ्ट पावर कम करना, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम करना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, मलक्का डिलेमा को रिजॉल्व करना, मिडिल इनकम ट्रैक से बचना, जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उनके लिए नए मार्केट्स ढूंढना, अपने करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना, ये सारे चीज चाइना कर रहा है।
लेकिन फिर इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड। इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया? इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कॉन्टिनेंटल कारण है और एक मैरीटाइम कारण है, मतलब समुद्री कारण है। कॉन्टिनेंटल कारण की बात करें तो अगर आप देखेंगे चाइना का ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये जो आप लाल रंग में देख रहे हैं यहां पे, दिस इज द चाइना पाकिस्तान, दिस इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये वाला जो पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं ग्वादार पोर्ट है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना के इस वाले रीजन से चलता है और यहां से ये रोड और रेल से कनेक्टेड है, और यहां पे ये चाइना के द्वारा बनाया गया एक ग्वादार पोर्ट है, और चाइना फिर अपना सामान डायरेक्टली यहां से इधर भेज सकता है। इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये जो सीपेक कॉरिडोर है, ये देख सकते हैं आप यहां से ट्रैवल कर रहा है। ये जो ए वाला रीजन है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से ये सीपेक गुजरता है। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि अगर आप हमारे टेरिटरी से कोई एरिया को गुजार रहे हो तो आपको मुझसे परमिशन लेना चाहिए। बट चाइना ने पीओके से वो रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर गुजारा विदाउट आस्किंग इंडिया, रादर आस्किंग पाकिस्तान। मतलब चाइना ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पीओके का एरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान। So Prime Minister Modi ने कहा कि connectivity can never undermine the sovereignty of any country, and hence India refused to join the BRI project because CPEC is passing through POK. Second reason जो maritime reason है जिसकी वजह से इंडिया ने BRI को नहीं लॉन्च किया, आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो एरिया है पूरा जिसको हम इंडियन ओशियन रीजन कहते हैं IOR, इस इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया हैज ऑलवेज बीन और हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस पूरे एरिया का जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट है, इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आज धीरे धीरे चाइना जो है इस पूरे एरिया में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करके अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है और इंडिया को किसी तरीके से घेर देना चाह रहा है कि इंडिया इस एरिया में आ ही ना सके। और इसके लिए चाइना जो है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर एक तरीके से आप देख सकते हो नेकलेस है जो इंडिया को घेर दिया है। इसके लिए चाइना कर क्या रहा है, यहां पे एक पोर्ट बना दिया ग्वादार पोर्ट, श्रीलंका में उसने एक पोर्ट ले लिया हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स में भी एक पोर्ट बना रहा है, इधर आपको सितवे पोर्ट है जो म्यांमार में है, बांग्लादेश में भी एक पोर्ट है। तो इस तरीके से ये सारे पोर्ट्स चाइना जो है वो इंडिया के चारों तरफ बना के ऑक्यूपाई एक्वायर कर ले रहा है सो दैट इंडिया को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो जैसे आप देख सकते हो श्रीलंका में ये यहां पे जो पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, यहां पे रिसेंटली ने चाइना ने अपने वेसल को लाके प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया को अपने ही इलाके में आने से रोकने के लिए ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी चाइना ने लॉन्च किया है टू एनसर्कल इंडिया so that India cannot play any big role or have any influence in the Indian Ocean region. So this is what China is doing. तो इन reasons की वजह से चाइना जो है, इंडिया जो है वो BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया। अब आखिरकार बात आता है कि BRI को लॉन्च करने के समय चाइना ने कहा था कि ये एक प्रोजेक्ट है जिससे दुनिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। आखिरकार ऐसा हुआ है क्या? अगर हम BRI प्रोजेक्ट की बात करें तो BRI प्रोजेक्ट जो थे जिसके अंदर चाइना ने सड़कें बनाई, रेलवे लाइंस बनाई और इन तमाम चीज़ें बनाई, इनसे दुनिया को कुछ हद तक फ़ायदा हुआ होगा ज़रूर, बट बहुत हद तक नुकसान हुआ है या नुकसान ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बेनिफिट विच दे हैव गॉट। नुकसान कैसे है आप समझें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, मान लीजिए आप पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बना कौन रहा है? ये कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ये कोई चाइनीज कंपनी है। इसमें काम कौन कर रहा है? ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये चाइनीज है। तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हुआ। और तीसरा बहुत प्रॉब्लम है कि मान लीजिए इसको बनाने का खर्च 100 रुपए था,
लेकिन चाइनीज कंपनी बना रही है, और चाइनीज कंपनी को बनाना था 100 रुपए में, लेकिन चाइनीज कंपनी ने इसको बनाया 500 रुपए में या 300 रुपए में। पैसा किसको देना है? लोकल कंट्री को। तो इसकी वजह से वो सारे कंट्रीज जो हैं, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स चाइना फ्री में नहीं बना रहा था, कर्ज दे रहा था कि ये कर्ज लो, कर्ज लेके आप बनवा लो ये प्रोजेक्ट, कर्ज लौटा देना। सस्ते दर में कर्ज दे रहा था। ऐसे आपको कर्ज मिलेगा 5% पे, वो कर्ज दे रहा है 2% पे, तो कोई कंट्री क्यों ही मना करे? तो सारे कंट्री ने बोला ठीक है भैया बना दो आप, बट चुकाना तो पड़ेगा ही। बट जब चुकाने की बात आई तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेल्ड, बिकॉज कर्ज इतना ज्यादा हो गया था, और उस कर्ज को लेने के लिए उन्होंने और कर्ज लिया। इसकी वजह से वो उस डेब्ट ट्रैप में फंसते चले आए। एवरी ईयर बाय ईयर दे वर स्टक डाउन इनटू दैट डेब्ट ट्रैप। बेस्ट एग्जांपल इसका ये देखने को मिलता है यहाँ पे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो एक ऐसा पोर्ट है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतनी है नहीं, इकोनॉमिकली इतने फायदेमंद नहीं है, बट हम्बनटोटा पोर्ट के पास सबसे बड़ा जो फायदा था वो इसका लोकेशन। आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन के बीच में है, तो चाइना इस पे आग गड़ा के बैठा हुआ था किस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट लोकेशन को आप खरीद लो। उससे पता है कि इकोनॉमिकली वो पोर्ट उतना फायदेमंद है नहीं, तो चाइना ने क्या किया कि कहा कि मैं हम्बनटोटा पोर्ट बना दूंगा, आप कर्ज ले लो 100 रुपए का, आपको मैं सस्ते दर पे दे रहा हूं। तो श्रीलंका ने बोला क्या ही फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए में बना दे रहा है और इंटरेस्ट भी हमसे 2% ले रहा है। बट आखिरकार श्रीलंका ये भूल गया कि कभी ना कभी लोन तो चुकाना ही होगा। बट जब लोन चुकाने की बात आई तो श्रीलंका चुका नहीं पाया, तो फिर चाइना ने कहा कि ठीक है आप मत चुकाओ, बट 99 ईयर के लीज पे आप मुझे ये पोर्ट दे दो कि 99 साल मैं चलाऊंगा, इसके बाद ये पोर्ट आपका। तो इसी की वजह से श्रीलंका ने 99 ईयर के लिए हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दे दिया। इसी तरीके से चाइना जो है वो स्मार्टली बीआरआई प्रोजेक्ट्स के थ्रू दुनिया के तमाम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उनमें इसी डेब्ट ट्रैप के थ्रू उन एरियाज को अपने कंट्रोल में ले आ रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट इंडिया के लिए, बाकी ऐसे कई जगह, जैसे जिबूती में अभी रिसेंटली मिलिट्री बेस बनाया है चाइना ने, सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी डील किया है। इस तरीके से चाइना बीआरआई प्रोजेक्ट्स के थ्रू दुनिया भर में अपने बेसिस को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। तो ये था आपका बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमें कुछ हद तक समझना जरूरी हो जाता है। हम इंडिया चाइना के बारे में आएंगे तो बीआरआई प्रोजेक्ट के थ्रू हम बात करेंगे, बिकॉज इस बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। सो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इंडिया इज डूइंग। सो इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो इंडिया कर रहा है। पहला जो आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो G20 जो इंडिया में समिट हुआ था उसके अलॉन्ग लॉन्च हुआ है आईमेक कॉरिडोर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इंडिया ने लॉन्च किया है नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी। तो चाइना ने लॉन्च किया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी इंडिया को घेरने के लिए, तो इंडिया ने लॉन्च किया चाइना को घेरने के लिए डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट आपने नाम सुना होगा, इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड। देन इंडोनेशिया में सबांग, वियतनाम, मंगोलिया, जापान, ये सारे कंट्रीज के थ्रू। एंड देन थर्ड जो इंडिया रशिया के साथ और ईरान के साथ मिलकर कर रहा है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया बीआरआई प्रोजेक्ट्स को चैलेंज काउंटर करने के लिए कर रहा है। सो ये चीजें थी जो हमें चाइना को इंटरनली समझने में मदद करेगी। इस सॉलिड बैकग्राउंड के साथ, समझ के साथ, अब हम इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझ सकते हैं। डिफरेंट नुआंसेस हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी हैं। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो ये कुछ पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा। पहले पार्ट में, आज के पार्ट में, हमने चाइना के कंप्लीट डोमेस्टिक चीजों को समझा। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी थी, सिल्क रूट, ओपियम वॉर, चाइनीज सिविल वॉर, 3 प्रमुख लीडर्स माओ जेडोंग, डेंग जियाओपिंग, शी जिनपिंग। देन चाइना की आज इकोनॉमिक स्थिति क्या है, शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। इस कॉन्टेक्स्ट से अब हमें इंडिया चाइना रिलेशंस को समझने में काफी आसान होगी, और ये हम लोग अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा है, बट आज के शोर शराबे में
My point was to deliver you the right content, the right message, the right analysis, so that at the end you get a deep understanding about this topic. See you in the next part. I hope that you like this video. Like the video and subscribe to our channel. See you soon. Thank you.